स्टूडेंट्स, आज हम साइंस के बेसिक कुछ कंसेप्ट देखेंगे, जिसमें पहला कंसेप्ट है एटम। एटम क्या है? एन एटम इज द फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। जो मैटर है उसका बेसिक यूनिट जो उसको हम एटम बोलेंगे। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट। अब कोई भी जो एलिमेंट है उसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट रहता है उसको जो होता है एटम बोलते हैं। एग्जाम्पल, हमारे पास पाउडर है या फिर चौक है। चौक से जब हम लिखते बोर्ड पर तो उसके बारी बारी पार्टिकल गिरते हैं, ठीक है। अगर हमने उससे एक पार्टिकल लिए, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखे तो माइक्रोस्कोप के नीचे वो बड़ा दिखेगा। फिर माइक्रोस्कोप के नीचे रखने के बाद हमने उसको अगर कट करते गए तो आखिरी में एक ऐसा पार्ट आएगा जिसको हम कट नहीं कर सकते। तो जो एकदम स्मॉलेस्ट पार्ट रहता है जिसको हम आखिरी में कट नहीं कर सकते, उसके बाद वो कट होने वाला नहीं है, उसको हम बोलेंगे एटम। ये आपके सामने डायग्राम है। ये डायग्राम में देखो, आपको बीच में जो तो रेड कलर में पॉजिटिव चार्ज वाला दिख रहा, और ये लाइट ब्लू कलर में विदाउट चार्ज दिख रहा। तो जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसको हम प्रोटॉन बोलेंगे। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहते हैं। जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं उसको न्यूट्रॉन बोलेंगे। और ये जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट में यहाँ पे माइनस माइनस लिखा है, निगेटिव चार्ज। तो ये जो निगेटिव है ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो एक एटम जो रहता उसके अंदर प्रोटॉन रहते हैं जिसपे पॉजिटिव चार्ज रहता, न्यूट्रॉन रहते हैं जिसपे कोई भी चार्ज नहीं रहता, और इलेक्ट्रॉन रहते हैं जिसपे नेगेटिव चार्ज रहता। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट। एटम इनविजिबल टू नेक आई। हम हमारी आंखों से एटम को देख नहीं सकते, उसके लिए हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत रहेगी। अब दुनिया में जो भी चीज है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनका स्मॉलेस्ट पार्ट अगर आप देखेंगे तो एटम ही मिलेगा। यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस सब किससे बने हुए हैं? एटम से बने हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एटम क्या रहता इसको देख लिया। इसके बाद है मैटर। एनीथिंग दैट हैज मास एंड इट ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ऐसी चीज जिसको खुद का कुछ ना कुछ मास है और उसने स्पेस का कुछ ना कुछ एरिया कवर किया है। अब ये देखो, यहाँ पे एप्पल रखे हुए हैं, तो एप्पल जो रखे हमने तो वहाँ पे कुछ ना कुछ स्पेस होगा। तो उस स्पेस का एरिया एप्पल ने कवर करा और उसके अंदर खुद का एक मास है, ठीक है। मास हम केजी किलो में गिनते हैं। तो इसका कुछ ना कुछ मास है और उसने कुछ ना कुछ एरिया स्पेस कवर किया है, इसलिए उसको हम बोलेंगे मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल ऑफ एटम। और मैटर जो है वो एटम से बनता। बहुत सारे एटम एक जगह आ गए तो उससे मैटर बनेगा। जैसे कि अब सॉलिड है, सॉलिड के एटम एक जगह आ गए तो मैटर बनेगा, तो सॉलिड का मैटर बनेगा। लिक्विड के एटम एक जगह आ गए तो लिक्विड का मैटर बनेगा। गैस के एटम से एक जगह आ गए तो गैस का मैटर बनेगा। तो यहाँ पे नेल है। अब ये नेल जो है इसका कुछ ना कुछ मास है, इसने भी कुछ ना कुछ एरिया या फिर स्पेस ऑक्यूपाई करा, तो ये क्या हो गया? मैटर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपके पास स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एक प्लाज्मा नाम की भी स्टेट रहती है, वो सूरज की जो लेयर रहती है उसके ऊपर रहती है वो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपके पास सॉलिड है। अब मैटर जो है, मैटर चेंजेस थ्रू फिजिकल एंड केमिकल। तो मैटर चेंज होने के दो, और मैटर जो तो फिजिकली भी चेंज होते हैं, केमिकली भी चेंज होते हैं। अगर हमने फ्रिज में से बर्फ का, आइस का एक क्यूब लिया और उसको हमने रूम में रख दिया, तो ऑटोमेटिक क्या था, कुछ देर के बाद उसका लिक्विड बन गया था। तो ये फिजिकल चेंज है, ठीक है। अब कोई लिक्विड है, लिक्विड को अगर हमने फ्रिज में रख दिया तो उसका बर्फ बन जाता। अब देखो, वुड है, वुड लकड़ी है। लकड़ी क्या है? लकड़ी एक सॉलिड का फॉर्म। लकड़ी को हम जब जलाएंगे, बर्न करेंगे, तो लकड़ी ऑक्सीजन के प्रेजेंट में रह के जलेगी। अगर ऑक्सीजन नहीं रहा तो कोई भी चीज बर्न नहीं होती, जलती नहीं। तो जब कोई चीज जलती तो उसमें ऑक्सीजन का यूज होता है, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन का यूज हो रहा मतलब वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही। तो लकड़ी अगर जल जाती है तो वो सॉलिड रहता, बाद में क्या बन जाता, उसका राख बन जाता। तो मैटर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रहा है। तो वो क्या हो गया? आपका केमिकल चेंज हो गया। क्या हो गया? केमिकल चेंज। मैटर हैज प्रॉपर्टी लाइक मास, डेंसिटी, वॉल्यूम एक्सेट्रा। अब जो भी चीज मैटर है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उसको एक तो उसकी उसकी प्रॉपर्टी, उसमें मास रहेगा, उसको डेंसिटी रहेंगी, उसका वॉल्यूम रहेगा। अब देखो यहाँ पे जो है तो ये क्यूब शेप का वॉल्यूम है इसका, इसका जो तो सिलेंड्रिकल शेप का वॉल्यूम है, ये नेल का भी जो है तो सिलेंड्रिकल शेप का वॉल्यूम है। तो जिस जो भी मैटर है उसमें मास, डेंसिटी, वॉल्यूम हर चीजें रहेंगी। तो हमको मैटर क्या समझा? हमको मैटर ये समझा कि मैटर जो है एक ऐसी चीज है, ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर कुछ ना कुछ मास रहता है, वो कुछ ना कुछ एरिया को जो स्पेस को जो तो कवर करता है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट मास। अब मास क्या है? हमने देखा मैटर के अंदर मास है, तो मास क्या है एक्चुअल में? तो मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर
और सब्सटेंस दैट मेक्स अप एन ऑब्जेक्ट। मास जो है तो ऐसी चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर दैट मेक्स अप एन ऑब्जेक्ट, या फिर हम बोलेंगे मास इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कोई भी चीज है तो उसके अंदर जो भी सब्सटेंस रहता है या फिर जो भी मैटर रहता, उससे वो ऑब्जेक्ट बनता। अब यहाँ पे नेल है, नेल के अंदर क्या है, नेल के अंदर मेटल है, तो मेटल की वजह से ये नेल बना। तो इसमें नेल के अंदर मेटल का मैटर है। नेल के अंदर किसका मैटर है, मेटल का। अब मैटर क्या रहता है, हमने देखे सॉलिड लिक्विड गैस के फॉर्म में रहता, तो इसमें सॉलिड है, इसमें कौन सा मैटर है, सॉलिड है। तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर अमाउंट ऑफ मैटर रहता है जिसकी वजह से वो सब्सटेंस बनता, उसको हम बोलते हैं मास। अब नेल के अंदर किसका मैटर है, इसके अंदर मेटल का या फिर हम बोलेंगे सॉलिड का मैटर है, उसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट बना। तो ये क्या होगा, इसको क्या खुद का एक मास है। ये एप्पल है। अब एप्पल क्या है, एप्पल के अंदर देखो व्हाइट कलर का जो तो इसका एरिया है, इसके अंदर सीड्स है, तो इसका क्या है, इसके अंदर कुछ ना कुछ जो है तो मैटर प्रेजेंट है, तो ये या फिर सब्सटेंस प्रेजेंट है, इसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट बना। तो क्या होगा इसका, एक ये खुद का इसका मास है। तो मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर और सब्सटेंस दैट मेक्स इट एन ऑब्जेक्ट। तो मास ऐसी चीज है जिसकी जिसके अंदर जो मैटर रहता है उसकी वजह से ऑब्जेक्ट बन जाता। इट इज टोटल अमाउंट ऑफ मैटर, इसके अंदर टोटल मैटर रहता है। द यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। अब मास का जो यूनिट है वो किलोग्राम है, किसमें, एसआई में। यानी एसआई क्या है, एसआई का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम जो है तो एक ये ग्लोबली जो है तो मेजरमेंट का स्टैंडर्ड है, और दूसरा एक मेजरमेंट का स्टैंडर्ड है सीजीएस, सी से सेंटी, जी से ग्राम, एस से सेकंड। तो हम दो पढ़ेंगे, एसआई पढ़ेंगे और सीजीएस पढ़ेंगे। तो अगर हमने देखे किलोग्राम किस में है, एसआई में है, और ग्राम किस में है, सीजीएस में। तो मास को अगर हम किलोग्राम में गिन रहे तो समझ जाना वो एसआई का यूनिट है, और ग्राम में अगर गिन रहे तो हम किस में गिन रहे, सीजीएस में गिन रहे। अब अगर देखो मास क्या बनेगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बनेगा। अगर कोई चीज है उसका वॉल्यूम और डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो उसमें मास रहेगा। अगर कोई चीज है उसमें वेट और ग्रेविटी रहेंगी तो भी वहाँ पे मास बनेगा। अगर कोई चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है, वहाँ पे फोर्स लग रहा है और वो चीज एक्सेलरेट हो रही तो वहाँ पे मास बनेगा। तो अलग अलग कंडीशन के हिसाब से ये मास के जो तो फार्मूले बनेंगे उसके हिसाब से हमको उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है वेट। वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन मास बाय ग्रेविटी। अब वेट ये क्या है, तो अगर कोई मास है, मास के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है, क्या फोर्स अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे ग्रेविटी का फोर्स अप्लाई हो रहा है। मान लो देखो ये वाला है एप्पल है या फिर ये नेल है, अगर हमने इसको हम ऐसा खड़े होकर हमारे हाथ से छोड़ दिया तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिक नीचे गिरेगा। तो ये मास है। अब मास के ऊपर किसका असर हो रहा है, ग्रेविटी का। तो जब मास के ऊपर ग्रेविटी का असर होता, यहाँ पे बताया मैं देखो, वेट इज द फोर्स। वेट क्या है, एक फोर्स है जो एक्सर्टेड होता ऑन अ मास बाय ग्रेविटी। किस पे, मास पे। अब हमने देखे अभी ये एप्पल है, एप्पल क्या है, एप्पल खुद का एक मास है। जब मास के ऊपर ग्रेविटी अप्लाई होंगी तो वो चीज नीचे गिरेगी। तो ग्रेविटी क्या करती, कोई भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ, यानी मतलब ग्रेविटी क्या करती, नीचे खींचती किसको भी, नीचे ग्रेविटी लग जाती, और उसकी वजह से जो तो ऑब्जेक्ट नीचे गिरने करता। तो वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन मास बाय ग्रेविटी। जैसे कि न्यूटन, आइजैक न्यूटन जब झाड़ के नीचे बैठे थे तो वहां पे एप्पल नीचे गिरा। तो एप्पल नीचे क्यों गिरा, क्योंकि एप्पल के ऊपर ग्रेविटी का असर हुआ, और एप्पल को खुद का एक मास है। तो जब मास के ऊपर ग्रेविटी, कोई भी ऑब्जेक्ट है, हर ऑब्जेक्ट को एक मास है, जब मास के ऊपर ग्रेविटी अप्लाई होती तो वो चीज नीचे गिर जाती। ठीक है, तो यहाँ पे बताने का मकसद एक है, वेट क्या है। तो वेट ऐसी चीज है जब कोई भी मास के ऊपर ग्रेविटी अप्लाई होंगी या फिर ग्रेविटी का असर होगा तो वहां पे तुमको वेट मिलेगा, वहां पे तुम वेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो वेट इज नॉट कांस्टेंट, इट चेंज प्लेस टू प्लेस। वेट जो है तो कांस्टेंट नहीं है, वेट प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जहाँ पे ग्रेविटी ज्यादा रहेंगी वहां पे वेट ज्यादा काउंट होगा, और जहाँ पे ग्रेविटी कम रहेंगी वहां पे वेट कम काउंट होगा। यूनिट ऑफ वेट, वेट का यूनिट क्या है, एसआई में न्यूटन, और सीजीएस में है डाइन। अब न्यूटन क्या है, तो यहाँ पे लिखा है न्यूटन। न्यूटन इज द अमाउंट ऑफ फोर्स नीडेड टू एक्सेलरेट 1 किलोग्राम मास बाय 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपको 1 किलोग्राम मास का कोई ऑब्जेक्ट है और उसको एक्सेलरेट करने के लिए कोई फोर्स लग रहा, उसको एक्सेलरेट कहाँ करना है, एक्सेलरेट बाय 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
एक पर मीटर सेकंड स्क्वायर के अंदर हमको जो है तो उसको एक्सेलरेट करना है, उसके लिए जो फोर्स लगेगा उसको हम बोलेंगे न्यूटन। और उसका दूसरा क्या यूनिट है, सीजीएस में डाइन है। तो सीजीएस इज द अमाउंट ऑफ फोर्स नीडेड टू एक्सेलरेट 1 ग्राम। यहाँ पे 1 किलो मास को हमको एक्सेलरेट करना है, यहाँ पे 1 ग्राम मास को एक्सेलरेट करना है बाय 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर, ठीक है। तो इसके एसआई में न्यूटन एक यूनिट है, सीजीएस में डाइन एक यूनिट है। अब वेट का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू ग्रेविटी, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट को जब मास रहेगा उसको किसके साथ मल्टीप्लाई या फिर प्रोडक्ट करना है, ग्रेविटी के साथ। जब तुम उसको ग्रेविटी के साथ प्रोडक्ट निकालेंगे, उसका मास इनटू ग्रेविटी करेंगे तो आपको जो है तो वेट मिलेगा। तो जब हम यहाँ पे देखो क्या लिखे हुए हैं, वेट कैन बी जीरो इफ नो ग्रेविटी एक्ट्स अपॉन ऑन द ऑब्जेक्ट एज इन स्पेस। अब स्पेस के अंदर ग्रेविटी नहीं है तो वहाँ पे ग्रेविटी जीरो है। तो जब अगर हम स्पेस में अगर कोई चीज का वेट मेजर करेंगे तो वहाँ पे वेट जीरो आएगा, वेट वहाँ पे जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है। इसका मतलब क्या है, जब ग्रेविटी रहेंगी तो ही हम वेट को मेजर कर सकते हैं, अगर ग्रेविटी नहीं भी तो हम वेट को मेजर नहीं कर सकते। वेट इंक्रीज विथ हायर ग्रेविटी, एग्जाम्पल लिफ्ट। अब जब तुम लिफ्ट के अंदर जाते, तो लिफ्ट के अंदर जब हम जाएंगे तो हमारा वेट जो है तो उसमें ज्यादा बताएगा, क्योंकि जो है तो हम हायर ग्रेविटी की तरफ जा रहे हैं। और जब हम वेट डिक्रीज विथ लोअर ग्रेविटी, जहाँ पे ग्रेविटी कम रहेंगी वहाँ पे वेट कम रहेगा, जहाँ पे ग्रेविटी ज्यादा रहेंगी वहाँ पे वेट ज्यादा रहेगा। अर्थ का जो है तो एक इमेजिनरी लाइन है जिसको इक्वेटर बोलते हैं। तो इक्वेटर के ऊपर ग्रेविटी की वैल्यू 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और पोल के ऊपर जो है तो 9.832 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे माइनर चेंजेस है। तो जिसका वेट मान लो इक्वेटर के ऊपर 70 केजी आ रहा, उसका वेट पोल के ऊपर 70 केजी से ज्यादा ही आएगा, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी ज्यादा है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ वेट इज नॉट कांस्टेंट, मतलब वेट प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। अगर हम मून पे चले गए तो मून के ऊपर हमारा वेट अलग रहेगा, लेकिन मास जो है, मास हर जगह इक्वल रहता है। मास अर्थ पे भी एक जैसा रहेगा। मान लो किसी का वेट 80 केजी है अर्थ पे, तो सॉरी उसका मास अगर 80 केजी है, मास केजी में काउंट करते हैं और वेट जो होता है न्यूटन में काउंट करते हैं। तो अगर कोई चीज़ है जिसका मास काउंट कर रहे हैं, तो उसका अर्थ पे मास 80 केजी है तो उसका मून पे भी मास 80 केजी रहेगा। लेकिन अगर किसी का वेट जो है तो अर्थ पे 80 न्यूटन है, तो मून के ऊपर उसका वेट 80 न्यूटन नहीं रहेगा, कोई दूसरा ही आएगा वहाँ पे, ठीक है। तो वेट जो है तो न्यूटन में काउंट करते हैं, और मास जो है तो ग्रेविटी में मास जो है तो किलोग्राम में काउंट करते हैं। मास और वेट दोनों अलग है, दोनों की यूनिट मेजरमेंट की अलग है, इसको अच्छे से समझो। उसके बाद हम नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे, वर्क। Work is said to be done when a force applied on an object cause displacement of the object. वर्क क्या है? वर्क ऐसी चीज है जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे ये फुटबॉल है, ठीक है, बच्चे ने इसको अगर किक मारा तो बच्चा इसको जब किक मारा तो इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा, फोर्स अप्लाई होने की वजह से ये फुटबॉल डिस्प्लेस हो रहा है, यानी उसकी प्लेस को छोड़ दे रहा। तो वहाँ पे क्या हुआ, वर्क हुआ, ठीक है। मान लो आपके हाथ में बुक है, अगर आपने बुक उठाकर एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे रखी तो आपने बुक को डिस्प्लेस करे और आपने उसके ऊपर जो तो फोर्स लगाया, फोर्स लगाने की वजह से बुक जो है तो डिस्प्लेस हुई, दैट इज आपने क्या करे, वर्क करे। वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब आप फोर्स लगा रहे तो उसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वहाँ पे वर्क होगा। अब फोर्स का यूनिट जो है, देखो यहाँ पे वर्क है, वर्क में क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर। तो फोर्स क्या बन रहा है, न्यूटन मीटर बन रहा, और न्यूटन मीटर को जो तो जूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जूल। तो वर्क का यूनिट क्या हो गया, जूल हो गया। तो एसआई में यानी इंटरनेशनल सिस्टम में यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, और सीजीएस में इसको बोलेंगे अर्क, ठीक है। सीजीएस में बोलेंगे इसको अर्क। तो ये था वर्क। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट है मोशन। If the position of object is changing with respect to its surrounding, then it is said to be motion. अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो उसकी पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, तो हम उसको क्या बोलेंगे, मोशन बोलेंगे। मान लो मेरे हाथ में एक फ़ोन है, फ़ोन को मैंने उठाकर जो तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर रख दिया, तो वो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट मोशन में आ गए। तो मोशन कैन बी डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट के जरिए से, डिस्टेंस के जरिए से, वेलोसिटी के जरिए से और एक्सेलरेशन के जरिए से आप
मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। मोशन कैन बी कैटेगराइज ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशनल मोशन, ऑसिलेटरी मोशन और इरेगुलर मोशन। ठीक है, अब ये प्लेन हवा में उड़ रहा, तो एक मोशन में है, फैन चल रहा, तो फैन जो है तो रोटेशन मोशन में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट वॉल्यूम, द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट एन ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई बाय एनी थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, ऐसी थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट ने स्पेस को कवर किया। अब देखो यहाँ पे आपके पास ये सर्कुलर है, ये एक मान लो शॉर्टपुट है, या फिर हमको बोलेंगे गोल जो है तो बलून है। तो इसने क्या किया, सर्कुलर शेप के अंदर जो है तो स्पेस को कवर करा। उसके बाद ये क्यूब शेप का है, इसने क्यूब शेप में कवर करा। उसके बाद ये कोन शेप का है, इसने कोन शेप में कवर करा। इसका शेप सिलेंड्रिकल है, इसका शेप भी जो है तो कोन के जैसा है। इसका जो तो पेंटागन है। तो ये जो आपके सामने डायग्राम रखी हुई थ्री डायमेंशनल डायग्राम है, इनका थ्री डायमेंशनल शेप है। तो ये जब किसी चीज का स्पेस जहाँ पे ये रखे वो स्पेस को कवर करते, the amount of space that an object occupied by any three-dimensional object is called as volume। अब वॉल्यूम जो है तो अलग अलग रहता। ठीक है, यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम को जो तो क्यूबिक सेंटीमीटर में हम मेजर करते हैं। इसका जो है तो सर्कुलर में जो है तो वॉल्यूम निकलेगा, इसका सिलेंड्रिकल शेप में वॉल्यूम निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम डेंसिटी। Density is the amount of mass per unit volume. It describes per unit volume. It describes how much matter is packed into space. अब देखो डेंसिटी जो है तो समझने के लिए पहले ये तीन डायग्राम देखो, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब ये सॉलिड जो है, मान लो मेरे पास शुगर के पार्टिकल है। क्या ये शुगर है? शुगर को जब मैं पानी में डाल दूंगा तो क्या होगा, शुगर के पार्टिकल ये इस तरीके से अलग अलग डिफरेंट हो जाएंगे। अब जब सॉलिड में रहेंगे शुगर, तो शुगर के पार्टिकल एक दूसरे के नजदीक रहते हैं। जो सॉलिड रहता है, जो भी सॉलिड का पार्ट दुनिया में, तो उसके जो पार्टिकल रहते हैं वो एक दूसरे के नजदीक रहते हैं। ठीक है, इसलिए वो कड़क रहता। फिर जब अगर हम शुगर को जब हम पानी में डालेंगे तो उसके पार्टिकल क्या होंगे, लूज होंगे और वो पानी में मिक्स हो जाएंगे। तो उसका जो है तो शुगर का वाटर बनेगा, तो वो पार्टिकल थोड़े थोड़े दूर हो जाएंगे। अब जब जो है तो कोई वाटर है, ठीक है, अभी अगर मान लो ये सॉलिड में जो है तो हम मान लो ये आइस है, आइस के पार्टिकल क्या होगा, एक दूसरे के नजदीक नजदीक आ गए। जब आइस का लिक्विड होगा तो ये पार्टिकल थोड़े दूर चले जाएंगे। अब जब वो वाटर बनेगा, वाटर बने बाद जब वो वेपर होगा, जब वो हवा में उसकी भाप बन के उड़ेगा, तो पार्टिकल गैस के फॉर्म में इस तरीके से दूर हो जाएंगे। तो इससे ये मालूम पड़ा, it describes how much matter is packed into space. Density means how compact the mass in substance or object. तुम कितना कंपैक्ट करते, कोई भी सब्सटेंस है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो उसके अंदर उसका मास कितना कॉम्पैक्ट हो रहा है, उसके पार्टिकल कितने नजीक नजीक है। तो यहाँ पे जो सॉलिड है इसके अंदर पार्ट जो है तो बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। इट डिस्क्राइब पर यूनिट वॉल्यूम, इट डिस्क्राइब हाउ मच मैटर इज पैक इनटू स्पेस। स्पेस के अंदर कितना मैटर पैक है। अब यहाँ पे जो है तो ये बारी बारी पार्टिकल है, ये सॉलिड है, सॉलिड की सॉलिड क्या है, एक मैटर है। तो मैटर के अंदर ये पार्टिकल क्या है, कम्पैक्ट है, पैक है, एक दूसरे के नज़दीक है। यहाँ पे जो है तो थोड़ी दूर है, यहाँ पे ज़्यादा दूर है। तो यहाँ पे डेंसिटी इसकी ज़्यादा है, इसकी डेंसिटी कम है, और इसकी डेंसिटी उससे कम है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर कोई चीज़ है उसका मास क्या है और वो मास के हिसाब से जो है तो उसका वॉल्यूम कितना है, वो हिसाब से जो तो हमको डेंसिटी मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डेंसिटी क्या रहती वो देखें। नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखेंगे डिस्टेंस। Distance is the length of actual path traveled by an object in motion while going from one place to another place। अब देखो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अगर हम ए से लेके वॉक करते करते बी तक गए तो हमने क्या करा, ये एक्चुअल जो लेंथ है, जो रास्ता है, उसके ऊपर हम चले, हमने उसको जो तो कवर करें। तो डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन व्हाइल गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो इन डिस्टेंस ओनली डिस्टेंस इज कवर्ड। डिस्टेंस के अंदर क्या है, सिर्फ डिस्टेंस मेजर करना पड़ता, तुमने क्या करे, कितना चले, कैसा चले। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, स्पीड इनटू टाइम। यानी अगर मैं भी मान लो
10 किलोमीटर है, ए से लेके भी 10 किलोमीटर है, ठीक है। तो अगर हमको ए से लेके भी हम चले तो ये कितना डिस्टेंस चले, अगर ये मालूम करना है तो हमको हमारी स्पीड देखना पड़ेगी। मान लो अगर हम ए से लेके बी तक जो है तो 5 घंटे लगे हमको चलने में, कितने घंटे लगे, 5 घंटे लगे। तो उसके ऊपर से जो है तो हम हमारा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। मैं बोलूँगा 5 आवर में हम 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए, ठीक है। तो ए से लेके भी हम गए तो 30 × 5, तो 5 घंटे में हम तो 150 किलोमीटर हो गए अगर हम अप्रॉक्सीमेटली लेंगे। तो डिस्टेंस का मतलब सिर्फ आप इतना ही समझो, ए से लेके बी तक हमको जाना है, बस उतना हमको डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है। उसके बाद आएंगे डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट, और हम बोलेंगे और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है समझो, हमारे पास ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, मान लो इसका डिस्टेंस 10 किलोमीटर है। अब ए से लेके जब हम सेंटर में आएंगे तो ये 5 होगा, और फिर यहाँ पे ये 5 होगा, तो ये 5 और 5 कितना होगा, 10 होगा। तो जब ए से हम 5 किलोमीटर की दूरी पर रहेंगे तो हमने क्या करें, हमारी प्लेस छोड़ के बीचों बीच आ गए, तो हम ए प्लेस से डिस्प्लेस है अभी, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर हुआ। जब हम बी पे चल जाएंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट 5 और 5 10 किलोमीटर हो जाएगा, और डिस्टेंस भी हमारा 10 किलोमीटर होगा। जब हम अगेन बी से लेके सेंटर में आएंगे तो हम जो है तो पहले 10 किलोमीटर चले गए, बी से वापस 5 किलोमीटर आए तो कितना हो गया, 15 किलोमीटर। तो ये हमारा डिस्टेंस होगा, लेकिन हम अभी भी हमारा जो ए पॉइंट है उससे कितनी दूरी पे है, 5 किलोमीटर की दूरी पे, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट अभी भी 5 किलोमीटर है। जब हम ए पर आ जाएंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का हमने अभी देखे डेफिनेशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अब शुरुआत कहाँ से करे थे, हमने ए से करे थे, ए से लेके भी 10 किलोमीटर है। जब हम ए से बी की तरफ जाएंगे तो हम 10 किलोमीटर की दूरी पर रहेंगे, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक 10 किलोमीटर की दूरी पर रहेगा। लेकिन जब हम वापस ए पर आ जाएंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। लेकिन जब हम 10 किलोमीटर जाएंगे और वापस 10 किलोमीटर आएंगे तो हमारा टोटल डिस्टेंस क्या होगा, 20 किलोमीटर होगा। कितना होगा, 20 किलोमीटर। देखो एक बार और समझो इसको, ये क्या है, पॉइंट ए है, ए से लेके बी हम 10 किलोमीटर गए तो हमारा डिस्प्लेसमेंट अभी 10 किलोमीटर होगा, लेकिन वापस हम ए पर आ गए तो हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। लेकिन डिस्टेंस जो है, जाना 10 किलोमीटर, आना 10 किलोमीटर, टोटल कितना होगा, 20 किलोमीटर होगा। तो डिस्टेंस में हम जितना डिस्टेंस कवर करेंगे टोटल काउंट होते चलता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वैसा नहीं रहता। डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अब देखो ये सर्कुलर का एक ग्राउंड है मान लो, अब ये पॉइंट ए है, मान लो इसका मेजरमेंट 300 मीटर है। अब ए से हमने चालू करे तो ए से हम यहाँ तक गए, ये 100 मीटर हो गया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या हुआ, 100 मीटर होगा। फिर हम यहाँ पे गए तो डिस्टेंस कितना होगा, 200 मीटर होगा। अब हम यहाँ तक गए तो डिस्टेंस क्या हो गया, 300 मीटर हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि शुरुआत जैसे करे थे हमने ए से, वापस हम वहीं पे आके रुक गए, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि हम वापस ए पे आ गए। जब हम ए प्लेस को छोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अगर हमने यहाँ पे देखे तो यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट मान लो ये 80 मीटर दूरी पे है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट 80 मीटर की दूरी पे है। फिर हम आगे आ गए यहाँ पे, तो यहाँ पे मान लो हमारा डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर की दूरी पे है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर की दूरी पे है। अब कोई बंदा है रनिंग करते करते यहाँ से यहाँ तक, मैंने बोला ये ट्रैक कितने का है, 300 मीटर का है, तो बंदा यहाँ तक आया। मान लो 250 मीटर पे बचे हुआ 50 मीटर है, ठीक है। वो बंदा यहाँ पे आया, 250 मीटर पे वो आ गया, तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 250 मीटर। लेकिन अब वो ए पॉइंट से यहाँ पे 50 मीटर की दूरी पे है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट अभी 50 मीटर है बस, क्योंकि वो खुद के पॉइंट से कितने मीटर की दूरी पे, 50 मीटर की दूरी पे है। तो उसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होगा 50 मीटर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट रहता। अभी देखो हम जो है तो डिस्प्लेसमेंट को और अच्छे से समझेंगे। ये एथलेटिक्स का 400 मीटर का ग्राउंड है, यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ देखो, स्टार्टिंग पॉइंट है, ये 100 मीटर है, यहाँ से 100 200, यहाँ से 100 300, यहाँ से 100 400 मीटर। अब कोई शख्स है, कोई पर्सन है, वो यहाँ से रनिंग करना शुरू करा, जब वो रन करते 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 यहाँ तक आया तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 100 मीटर कवर किया, ठीक है। उसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ था और वो यहाँ तक आया 100 मीटर डिस्टेंस कवर करके। लेकिन अगर देखे तो ये यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस है, मान लो ये 80 मीटर, कितना है, 80 मीटर, तो वो बंदे का डिस्प्लेसमेंट जो हुआ 80 मीटर हुआ, ठीक है।
क्योंकि वो उसके स्टार्टिंग पॉइंट से लेके यहाँ पे है, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है वो इम्पोर्टेंट है। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से सिर्फ 80 मीटर की दूरी पर है, तो ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट। लेकिन वो यहाँ से पूरा डिस्टेंस कवर करते करते आया 100 मीटर, तो ये हो गया उसका 100 मीटर डिस्टेंस कवर। वो बंदा जो है तो रन करते करते जो है तो यहाँ तक आया, तो उसने यहाँ से 100 से लेके तो ये 100 ऐसा 200 मीटर रन करा, तो उसने डिस्टेंस कितना कवर करा, 200 मीटर डिस्टेंस कवर करा। लेकिन ये स्टार्टिंग पॉइंट से लेके अगर हमने यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करे, मान लो ये 150 मीटर होगा, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक 150 मीटर ही हुआ, ठीक है। लेकिन उसने जो डिस्टेंस कवर करा 200 मीटर कवर करा। वो बंदा भागते 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 रन करते करते यहाँ तक आया, तो उसने 300 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 300 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ। अब जो है तो वो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ था, स्टार्टिंग पॉइंट से 100 मीटर की दूरी पे, क्योंकि ये डिस्टेंस 100 मीटर है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से 100 मीटर की दूरी पे, तो उसका डिस्प्लेसमेंट अभी भी 100 मीटर है, क्योंकि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी मीटर की दूरी पे, 100 मीटर की, तो उसका डिस्प्लेसमेंट अभी 100 मीटर है। लेकिन उसने रन करते करते जो है तो डिस्टेंस 300 मीटर कवर करा। फिर वो अगेन रन करते करते एक राउंड पूरा करेंगे, तो उसने डिस्टेंस कितना कवर करा, 400 मीटर डिस्टेंस कवर करा। लेकिन जब वो अगेन उसके जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि आप जो भी पर्सन रहता है वो उसके जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से वो एक्चुअल कितने डिस्टेंस की दूरी पे, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस के अंदर टोटल डिस्टेंस काउंट होता है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, स्पीड। The distance traveled in one direction by an object in unit time is called speed. स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे स्पीड। मान लो हमको जाना है 60 किलोमीटर और हम गाड़ी चला रहे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो 60 किलोमीटर पर आवर यानी एक आवर बोले तो 60 मिनट, तो 60 मिनट में आप 60 किलोमीटर जाएंगे, तो ये आपकी क्या होगी, 60 जो तो आपकी स्पीड होगी। अगर आप जो है तो 60 किलोमीटर आपको जाना है और आप 120 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हो, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, 120 किलोमीटर की जो तो स्पीड हो जाएगी, क्योंकि आपका डिस्टेंस कितना है, 60 है। तो अगर आप 60 किलोमीटर को भी 30 मिनट डिस्टेंस टाइम में जो तो आप कवर कर लेंगे। अब अगर आपको ऐसा बोले कि आपको जो है तो 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाने का है, ठीक है, तो आप एक मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, तो एक मिनट में 60 सेकंड रहते हैं और 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आपको जाना है, तो एक सेकंड में आप जा रहे 25 मीटर, ठीक है, तो 60 सेकंड में आप कितना जाएंगे, तो 60 सेकंड इंटू आपको 25 करना पड़ेगा, तो 25 इंटू 60 अगर करें तो 1500 मीटर, यानी आप 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गए तो 60 सेकंड में यानी एक मिनट में आप 1500 मीटर डिस्टेंस कवर करेंगे। लेकिन आपको ये नहीं बताया हुआ कौन से डायरेक्शन में जाने का, बस आप जा रहे हो। तो स्पीड के अंदर क्या रहता है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है यानी वैल्यू रहती है। अब स्पीड क्या है, 60-70 वैल्यू है, नंबर है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ स्पीड में मैग्नीट्यूड रहता है, डायरेक्शन नहीं रहता। तो जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, और जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन रहता है उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। तो यूनिट ऑफ स्पीड क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम मीटर पर सेकंड है, सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकंड है। उसके बाद हम देखेंगे वेलोसिटी, द स्पीड इन विच समथिंग मूव इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। ऐसी स्पीड जिसके अंदर कोई डायरेक्शन रहता उसको हम बोलेंगे वेलोसिटी। मान लो ए से लेके बी जो डिस्टेंस है, देखो यहाँ पे ए से लेके बी और बी से लेके सी 40 किलोमीटर है, ये ए से लेके बी और बी से लेके सी डिस्टेंस कितना है, 40 किलोमीटर है, और ए टू सी 10 किलोमीटर है, और ये ए टू लेके सी क्या है, 10 किलोमीटर। तो अब देखो यहाँ से अगर हम गए ए से लेके बी फिर बी से लेके सी, तो ये हमने क्या करे, 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करे। लेकिन बंदा ए पे है और वो सी पे जाना चाहता है, तो ए से लेके सी कितना किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है। तो वो उसके इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे गया, तो उसका मेन पॉइंट क्या अभी ए है, ए से स्टार्टिंग पॉइंट क्या था उसका, ए था, तो ए से वो सी पर आया, तो ए से लेके सी का डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 10 किलोमीटर हुआ। लेकिन उसने ए से लेके बी और बी से लेके सी कितना डिस्टेंस कवर करा, 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करा। तो वेलोसिटी के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी के अंदर इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वेलोसिटी में स्पीड और डायरेक्शन को देखा जाता है। तो अब अगर मैं बोलूंगा कोई बंदा ए है
वो अगर ए से लेके बी गया साउथ की डायरेक्शन में 20 किलोमीटर, क्या बोला मैंने, ए से लेके बी गया इन साउथ डायरेक्शन 20 किलोमीटर, इसका मतलब वहां पे वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी में डायरेक्शन बहुत जरूरी है। जब भी आपको ऐसा दिखा कि वेलोसिटी डायरेक्शन आ रहा, तो समझ जाना वहां पे जो है तो वेलोसिटी है। वेलोसिटी के अंदर जो है तो हमको डायरेक्शन को ध्यान में रखना जरूरी है। और वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, आपका डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में हो रहा वो, उससे हम वेलोसिटी काउंट करेंगे। यूनिट ऑफ वेलोसिटी, देखो स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट सेम है, दोनों का इंटरनेशनल सिस्टम में मीटर पर सेकंड है, सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकंड है। अ पर्सन इज ट्रैवल इन डायरेक्शन ऑफ साउथ विथ माइल पर आवर, देन इट इज वेलोसिटी। अगर कोई पर्सन साउथ की डायरेक्शन में जा रहा तो वहाँ पे वेलोसिटी हमको कंसिडर करना पड़ेगा। अगर मैंने बोला कोई बंदा बी पे खड़े हुआ है और बी से लेके सी जा रहा है, सी की तरफ ईस्ट साइड है, तो बोलूंगा पर्सन ट्रैवल इन डायरेक्शन ऑफ ईस्ट विथ 60 माइल पर आवर। तो यहाँ पे क्या समझना होगा हमको कि यहाँ पे जो है तो वेलोसिटी है, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन जरूरी है। द स्पीड इन विच समथिंग मूव इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी दोनों अलग कंसेप्ट है। स्पीड के अंदर जो है तो डायरेक्शन में रहता, वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन रहता है। ठीक है, तो वेलोसिटी जो है तो वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन टर्म ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। जब कोई चीज का रेट चेंज होगा किसके रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में। मान लो ये क्या है, ये आपकी स्लाइडिंग है, ठीक है। अब ये बच्ची है, स्टार्ट में जब ये यहाँ से इसके ऊपर जाके, देखो छोटे बच्चे जो है तो गार्डन में खेलते हैं, जब बच्चे यहाँ पे चढ़ते तो इसकी स्टार्ट की जो वेलोसिटी रहती वो कम रहती, ठीक है, बीच में बढ़ जाती और नीचे आ बदिए वापस कम हो जाती। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, यू बोलेंगे। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी यानी स्टार्ट में, जब ये बच्ची यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ है यहाँ पे, उसको हम इनिशियल वेलोसिटी की यू बोलेंगे, फाइनल वेलोसिटी को वी बोलेंगे। और ये बच्ची यहाँ से लेके नीचे आने कितना टाइम लगा उसको हम टाइम बोलेंगे। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या रहता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। जब बच्ची यहाँ से स्टार्ट करेंगी तो यहाँ पे इसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी रहेंगी, जब ये मिडल में होगी तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और जब ये आके यहाँ पे रुक जाएंगे तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बिल्कुल जीरो हो जाएंगी। ठीक है, तो इफ द वेलोसिटी, तो अभी देखो यहाँ पे ए एक्सेलरेशन का ये ए लिए इक्वल टू वी एन ए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, कितना टाइम लगा, मतलब यहाँ से आने के लिए उसको नीचे कितना टाइम लगा उसके बेस पे हम बोलेंगे एक्सेलरेशन क्या है। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग ड्यूरिंग सर्टेन टाइम देन इट इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी कुछ वक्त के बाद चेंज हो रही है तो मतलब वो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटेड मोशन है। एग्जाम्पल, अ कार ट्रैवल विद कांस्टेंट स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर। अगर कोई कार है वो कंटिन्यू 1 घंटे तक, 1 आवर तक उसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, तो वहां पे कुछ भी जो है तो एक्सेलरेशन नहीं, क्योंकि वो कांस्टेंट स्पीड में है। उसके बाद अगर एक ट्रेन है वो कांस्टेंट स्पीड से 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही, तो भी वहां पे कुछ एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि उसकी स्पीड कांस्टेंट है। लेकिन अगर जब हम साइकिल चलाते या फिर बाइक चलाते, बाइक जब हम स्टार्ट करते तो हम धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते, तो वहां पे क्या होता, धीरे धीरे जो है तो एक्सेलरेशन बढ़ता जाता। मान लो जब हमने साइकिल स्टार्ट करे तो हमको जो है तो 20 मीटर डिस्टेंस जाने के लिए 10 सेकंड लग रहे, फिर बाद में हमारी स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही, मतलब हमारी जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि हम जो तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ा रहे और धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही, मतलब हमारी वेलोसिटी धीरे धीरे चेंज हो रही। ठीक है, कोई बाइक है, बाइक जब हम स्पीड में आते हैं 80 किलोमीटर की स्पीड से, लेकिन जब हम ब्रेक लगा देते उसको तो धीरे धीरे स्पीड क्या हो जाती है, कम होती है, तो ये भी एक एक्सेलरेशन का मोशन है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या है एक्चुअल में, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन टर्म ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। और क्या एग्जांपल नहीं है, अगर आपके पास कार है और आप जो है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, मान लो आपके पास जो है तो आपका घर है और घर का रास्ता स्ट्रेट है, वहां से आपने स्टार्ट करे तो 5 सेकंड में जो तो आपकी कार 30 मीटर चलेगी, मतलब स्पीड क्या हुई यहाँ पे, इंक्रीज हुई, तो दैट इज योर एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन हुआ। उसके बाद अगर आपको टर्न लेना है, ठीक है, आप आपकी कार चल रही है, आपको जो है तो अचानक से चौक के अंदर से या फिर कोई सर्कल है वहां पे टर्न लेना है, तो जब टर्न आएगा तो वहाँ पे स्पीड क्या होगी, आपकी स्पीड थोड़ी कम होगी और डायरेक्शन चेंज होगा, तो वहाँ पे भी क्या होगा,
एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे फोर्स। और फोर्स इज पुश एंड पुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर जब फोर्स लगता तो हम एक तो उसको पुश करते हैं या फिर अपने तरफ खींचते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे। अभी देखो, व्हेनेवर देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट देयर इज फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। जब भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन होगा वहां पे क्या होगा, फोर्स होगा। अब ये लड़का ये बॉल को फेंक रहा है तो इसने इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगा है, इसलिए बॉल दूर जा रहा है। ये बच्चा है, ये बच्चा देखो डॉग को जो तो रस्सी से खींच रहा है अपने तरफ। ठीक है, तो ये डॉग जो तो पीछे हटने का फोर्स लगा रहा है और ये बच्चा उसको अपने तरफ खींचने का फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो ये बच्चा एक ऑब्जेक्ट होगा, ये डॉग एक ऑब्जेक्ट होगा, दोनों के बीच में जो तो इंटरेक्शन हो रहा है तो वहाँ पे क्या है, फोर्स है। फोर्स का जो यूनिट है सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम में वो न्यूटन है, सीजीएस में इसका यूनिट डाइन है। फोर्स क्या है, तो फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। कोई मास है, अब ये मैटर है, ये डॉग है, इसका कुछ ना कुछ मास है, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, मोशन में ला रहे हैं, यानी उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं आगे या पीछे। ये बॉल है, ये बॉल का भी जो तो कुछ ना कुछ मास है, इसको हमने थ्रो करे यानी इसको हमने एक्सेलरेट करे। जब ये बॉल इसके हाथ में था तो बॉल की स्पीड जो तो स्टार्ट में 0 थी, लेकिन जब उसने उसको थ्रो करा तो इसकी स्पीड बीच में बढ़ेंगी और जब वो कहीं जाके रुकेगा तो इसकी स्पीड पूरी तरीके से रुक जाएगी। तो हमने क्या करा, उसको एक्सेलरेट करे। तो कोई भी ऑब्जेक्ट का मास रहता है, जब हम उसको एक्सेलरेट करते तो वहां पे क्या बन जाता, उसका फोर्स। ठीक है, वहां पे क्या आ जाता, फोर्स आ जाता। ओके, तो इस तरीके से हमने ये बेसिक कंसेप्ट देखे। अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताइए।